तो लास्ट लेक्चर में मैंने कैपेसिटेंस का फार्मूला बताया हुआ है C इक्वल टू क्यू बाई वी। मतलब कि दो अगर प्लेट ले लिया जाए और दोनों प्लेट का सेपरेशन अगर D कंसीडर किया हुआ है तो उसके अंदर जो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा उतना चार्ज होगा। तो जितना पोटेंशियल होगा उतना ही चार्ज होगा। दैट मीन्स हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज एज वेल एज पोटेंशियल इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो अगर मैं चार्ज इन पोटेंशियल का रेशियो ले लूँ तो फॉर कैपेसिटर ऑलवेज वो कांस्टेंट मिलेगा। इन शॉर्ट जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। तो ये चार्ज टू वोल्टेज रेशियो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट, एंड दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो हमें यहाँ पे एक फार्मूला मिला हुआ है C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब ये C इक्वल टू क्यू बाई वी, उसमें और आगे मैंने एक पॉइंट बताया हुआ था, जो पर्टिकुलर चार्ज पे भी, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू चार्ज पे भी डिपेंड नहीं होती या पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं होती है। तो वो किस पे डिपेंड होती है? ये जो प्लेट हमने लिया हुआ है, दोनों प्लेट का एरिया, दोनों के बीच का सेपरेशन और दोनों के बीच में कौन सा वाला मीडियम है वो, ये तीन पैरामीटर पे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड्स रहती है। फिर उसका यूनिट देखा था, उसका दो यूनिट है, एक एज पर द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट फैराडे और दूसरा है कूलम्ब पर वोल्ट। ये जो 1 फैराडे है वो बहुत बड़ा यूनिट है। उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन अभी मैं बता रहा हूँ कि 1 फैराडे कितना होता है, बट ये बहुत बड़ा यूनिट है, इसीलिए छोटा यूनिट्स भी अवेलेबल है, लाइक माइक्रो फैराडे, पिको फैराडे एंड नैनो फैराडे, जिसमें प्रीफिक्स के हिसाब से माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, पिको मतलब 10⁻12 एंड नैनो मतलब 10⁻⁻9। अब जैसे रेजिस्टेंस में दो पॉसिबिलिटी, या तो फिक्स रेजिस्टेंस भी होता है या तो वेरिएबल भी होता है, सेम वे यहाँ पे भी दो टाइप्स के कैपेसिटेंस होते हैं। एक कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और दूसरा कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो मतलब कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है उसका सिंबल कैसे होगा? तो अभी ये जो बताया हुआ है यहाँ पे, ये छोटा सा बताया, ये तो फिगर में बहुत बड़ा ड्रॉ किया गया, इतना बड़ा आपको ड्रॉ नहीं करना है, सिंपल एक ही लाइन के अंदर आपको ड्रॉ कर देना है। बट ध्यान रखना दोनों की लाइन लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम। अगर दोनों की लेंथ अलग कर दी तो वो बन जाएगा बैटरी। बट यहाँ पे दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम रखना है, मतलब लेंथ सेम होना चाहिए। तो ये फिक्स कैपेसिटर का सिंबल हो गया, और वेरिएबल है तो उसके ऊपर एरो बना दो। तो ये हो गया वेरिएबल कैपेसिटर। अब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी आ रहा है, दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी। इसमें कितना पोर्शन इंपोर्टेंट है? डिराइव द इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थियरी का नाम है डेरिवेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मतलब कि यहाँ पे दो प्लेट लिया हुआ है, लेट अस कंसीडर टू लार्ज प्लेट। दोनों के ऊपर चार्ज है और दोनों के बीच में बहुत छोटा डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज, लेट अस से दैट डिस्टेंस इज d। और दोनों के बीच में जो मीडियम है वो मीडियम नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। इसके बीच के अंदर जो मीडियम है दैट इज नॉन कंडक्टिंग मीडियम।
नॉन कंडक्टिव मीडियम है तो क्या होगा, कभी भी यहाँ से चार्ज यहाँ पे नहीं जाएगा, या तो यहाँ पे ये प्लेट से चार्ज दूसरी प्लेट पे नहीं जाएगा। लेट अस से ये प्लेट 1 नंबर बना दिया, ये 2 नंबर, तो 1 प्लेट का चार्ज कभी भी दूसरी प्लेट पे नहीं जाएगा, या तो दूसरी प्लेट का चार्ज कभी भी पहली प्लेट पे नहीं जाएगा। तो ऐसा समझ लो पहली प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है और दूसरी प्लेट पे माइनस चार्ज है। बाहर बताओ अंदर बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, लेट अस से इट इज़ क्यू, और दूसरी चार्ज पे माइनस चार्ज है, लेट अस से इट इज़ माइनस क्यू। दोनों पे सेम होता है, ध्यान रखना। पहले पे अगर 10 कूलम ले लिया तो दूसरे पे भी 10 कूलम भी होगा। और ये प्लेट है, ये प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए। मतलब कि अगर इस तरह से मैंने प्लेट बताया तो ये एरिया की बात कर रहे हैं हम। तो ये एरिया लेना है ए। तभी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, ये प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के पर चार्ज सेम है, एरिया भी सेम है, तो इसकी सरफेस डेंसिटी कितनी होगी, प्लस सिग्मा, और इसकी सरफेस डेंसिटी कितनी होगी, माइनस सिग्मा। अब दोनों के ऊपर चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बाहर के डायरेक्शन में, प्लेट से बाहर निकलेगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब टूवर्ड्स द प्लेट होगा। तो मतलब दोनों को नज़दीक रखा हुआ है, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो इस तरह से होगी, इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये जो डिस्टेंस डी रखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, इट इज़ वेरी स्मॉल। मतलब ऐसा समझ लो कि एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर लिया हुआ है, अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया हुआ है तो उसका सेपरेशन हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस 1 मीटर स्क्वायर दिस इज निग्लिजिबल। इस तरह से अप्रोक्सीमेट कंसीडर करना है। तो मतलब क्या, ऐसा समझ लो कि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो ये बहुत छोटा है, उसके ऊपर चार्ज भी अवेलेबल है, उसका एरिया भी है, उसकी सरफेस डेंसिटी भी है, और इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सीखा हुआ है। कोई भी प्लेट होगा और प्लेट के ऊपर अगर चार्ज है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में सेकेंड लास्ट थियरी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी चार्ज, दैट मीन्स इनफाइनाइट प्लेन होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हुआ है जो दोनों के प्लेट के बीच में बन रहा है। साथ में ये सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर डिफाइन करना है तो क्या होगा, दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्यू बाई ए, टोटल चार्ज अपॉन एरिया। यहाँ पे होगा प्लस क्यू बाई ए, यहाँ पे होगा माइनस क्यू बाई ए, क्यों, बिकॉज चार्ज नेगेटिव है इसलिए। इसमें एप्सिलॉन 0 क्या है, हमने यहाँ पे एप्सिलॉन 0 बताया ना। ये एप्सिलॉन 0 क्या है, दोनों के बीच में अभी कुछ भी नहीं है, मतलब हम क्या कंसीडर करेंगे, एयर, मतलब के बोले तो वैक्यूम। तभी फ्री स्पेस है, तो दोनों के बीच में जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर याद हो तो हमने जो थियरी सीखा हुआ है फॉर द प्लेट, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, तो टोटल 3 जगह इस तरह से मैंने लेबलिंग किया हुआ था, अगर याद हो तो। यहाँ पे क्यू दिया हुआ था नंबर, और यहाँ पे आर बोला हुआ था। तो इससे जो, और इससे दोनों की वजह से हर एक जगह पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है।
तो यहाँ पे भी दोनों का डिफरेंस, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। तो सर आपने ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है दैट इज ड्यू टू वन प्लेट ओनली, दिस इज ड्यू टू वन प्लेट। कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ से ये हटा देना, ड्यू टू वन प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन जीरो। तो अब क्लियर हो गया कि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, वो पूरा यहाँ पे बताया है। ये हमारा प्लेट वन और ये प्लेट टू, प्लेट के बिलो वाला रीजन, प्लेट के अबव वाला रीजन, मतलब कि ये क्यू रीजन और पी रीजन के बारे में बोला गया है। आप देख सकते हो प्लेट वन के अबव वाला रीजन और प्लेट टू के बिलो वाला रीजन। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो आउटसाइड द लेफ्ट ऑफ द प्लेट वन एंड राइट ऑफ द प्लेट टू ऐसा लिख दो तो भी चलेगा, अगर फिगर वर्टिकल ड्रॉ कर रहे हो तो। दोनों के बीच में, दो प्लेट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। So now we know that E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, एंड सिग्मा इक्वल टू अभी हमें पता है क्या है, Q बाई ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो फाइनली ये बन गया Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो। So this is the electric field. What is the direction of that electric field? The direction of this electric field is from positive plate to negative plate. इस तरह से होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरली आपको ऐसा दिख रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, बट जैसे यहाँ पे होगा नियर टू द प्लेट इट इज समवॉट बैंडेड, मतलब कि अगर मैं उसको एक्चुअल में दो ड्रॉ करूँ तो फिजिकली वो इस तरह से होता है। आप देख सकते हो थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पे भी बेंडिंग दिख रहा होगा और यहाँ पे भी बेंडिंग दिख रहा होगा, और ये जो बेंडिंग पोर्शन वाला जो फील्ड है दैट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। बीच में नो डाउट पैरेलल होगा, पर नियर टू द प्लेट थोड़ा बहुत कुछ बैंड हो रहा होगा। और ये बैंडिंग नहीं कंसिडर करना पड़े इसीलिए हमने एक कंडीशन कंसिडर किया हुआ है विच इज ए इज वेरी ग्रेटर देन डी। तो ये बैंडिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हम इग्नोर कर पाए। तो हमें फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, कितना मिला, Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, so V equal to E into D, so we know that E is Q upon A epsilon 0 into D। तो ये हमें पोटेंशियल का फार्मूला मिल गया, दिस इज द पोटेंशियल एट वन प्लेट। So we know that C equal to Q by V, so take a ratio of Q by V, V को नीचे ले आओ
या तो V की फॉर्मूला नीचे प्लेस कर दो। so that Q get cancel, तो एप्सिलॉन 0 एंड A ऊपर आ रहा है, so it is एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। तो फाइनली हमें कैपेसिटेंस का फार्मूला मिला एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। फिर से एक बार पूरा बता रहा हूँ। Let us consider we have a two plate. The cross sectional area of this plate is A and the separation between both the plate is D. जिसमें से पहले पे पॉजिटिव चार्ज है, द प्लेट 1 हैव अ पॉजिटिव चार्ज Q with their charge density sigma. Other plate have a negative charge with charge minus Q with the same cross sectional area A, so their charge density is minus Q. So what is the electric field? Due to the infinite plate have a charge Q with a density sigma, so electric field due to infinite charge plate with surface charge density sigma E is equal to sigma upon 2 epsilon 0, where epsilon 0 is the permittivity of free space. Q is the charge on plate. And sigma is the surface charge density. So now what is the direction of electric field? The direction of electric field is from positive plate to the negative plate. This is the direction of electric field. So let us say this is plate 1 and this is plate 2. So electric field above plate 1, then electric field below plate 2 कितना होगा? The electric field above the plate 1, let us say that point is P, this point is Q, and in between it is R. So that electric field at point P दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, इट विल बी 0. सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, वो भी सेम. So what is the electric field at R? So electric field between the plate is E equal to sigma by 2 epsilon 0 plus sigma by 2 epsilon 0. So we'll have 2 times of sigma by 2 epsilon 0. This 2 get cancelled. It is sigma by epsilon 0. So this is the electric field
between the two plate. What is it? It is sigma by epsilon 0. Now if Q is the total charge and the area is A, now we know that E equal to sigma by epsilon 0, put sigma equal to Q by A. So finally electric field that is equal to Q upon A epsilon 0. Here the area is very greater than D. So electric field between the electric field lines between the two plate are parallel to each other. So we ignore the fringing effect. That is a bending line, bending electric field lines. So we have that E equal to Q by A epsilon 0. Now if V is the potential of one plate, so we know that V equal to E into D. So finally V equal to Q upon A epsilon 0 into D. So this is the potential of one plate. Now capacitance C is Q by V. Put the value of V from here. It is Q upon Q A epsilon 0 into D. This Q get cancelled. Denominator of denominator is in numerator. It is epsilon 0 A upon D. This is the formula of capacitance of capacitor. So now we can say that the value of capacitance is depends on separation between the two plate, cross sectional area of the plate, and the medium present between that two plate. अभी एप्सिलॉन 0 है, मतलब मीडियम कौन है? फ्री स्पेस. फ्री स्पेस की जगह अगर दूसरा कोई मीडियम आ गया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी. लेट अस से in a parallel plate capacitor, instead of free space we have one another dielectric medium with their dielectric constant K. K is the dielectric constant. So what is the formula of this capacitance? So formula of the capacitance C क्या हो जाएगा? इट इज एप्सिलॉन A अपॉन D. जब भी फ्री स्पेस की जगह दूसरा कोई भी मीडियम है तो हम एप्सिलॉन प्लेस करेंगे एंड देन पुट एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R into A upon D. This epsilon R is nothing but relative permittivity and that is equal to dielectric constant K. So finally we have C equal to K times epsilon 0 A upon D.
तो मतलब कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, अगर दो प्लेट के बीच में फ्री स्पेस है तो तब कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। और अगर दोनों के बीच में कोई मीडियम हम इंसर्ट कर रहे हैं तो तब उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू ये बन जाएगा के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। मतलब कि यहाँ पे बोल सकता हूँ द सी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ C0, where C0 is the capacitance when medium is considered as a free space. तो ये जो मैंने पूरा थियरी बताया ये कि कौन से क्वेश्चन में लिखना है, अगर आपको पूछ रहे हैं डिराइव द इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो तब ये जो मैंने जितना भी बताया आपको वो पूरा लिखना होगा। ये भी लिख के दिया हुआ, अगर आपको ये लिखना है तो ये लिखो, इसमें थोड़े बहुत कुछ ऊपर सेंटेंस ऐड करना है, या तो एज पर द टेक्स्ट बुक ये भी दिया हुआ है, दोनों सेम ही है, जस्ट आपको समझ में आया इसलिए मैंने फिर से लिखा है। यहाँ पे मैंने ये एक पॉइंट जो ऐड किया हुआ है वो कौन सा वाला है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला, वो नीचे आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो हमने ले लिया अभी। अब ये नेक्स्ट कौन है, ये है व्हाट इज़ द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ 1 फैराडे कैपेसिटर। मतलब कि कितनी बड़ी प्लेट लेनी होगी तब जाके ये 1 फैराडे कैपेसिटर बनता है। 1 फैराडे का कैपेसिटर फिजिकली अवेलेबल ही नहीं है। अगर आपने कैपेसिटर देखना है आपको तो मैं बता रहा हूँ कैपेसिटर कैसा होता है। आपके घर पे जो फ़ैन है, फ़ैन के अंदर कैपेसिटर एक फीड किया रहता है, इस तरह से होता है कैपेसिटर, ये रहा। इसके ऊपर वैल्यू अगर आप रीड करोगे तो देखो कितना छोटा है, 2200 माइक्रो फैराडे। जो फ़ैन होता है फ़ैन, उसमें ये कैपेसिटर लगता है जिससे स्पीड इंक्रीज होती है। ओके, तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है, 1 फैराडे क्यों बड़ा यूनिट है, उसका प्रूफ लेना है हमें। तो हमने अभी फार्मूला डिराइव कर लिया है, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। अगर C हमें 1 फैराडे लेना है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू ले लो 8.854 इंटू 10⁻⁻12। દિયા વિડીયો રેકોર્ડ કરું છું એટલે ડોન્ટ વરી, અત્યાર સુધીનું જેટલું છૂટેલું છે હું તને વિડીયો સેન્ડ કરું એટલે જોઈ લેજે। હમણાં ટ્રાય કર જેટલું સમજાય એટલું, નહીં તો આખો વિડીયો મેં રેકોર્ડ કરેલો છે એમાંથી સમજી લેજે, અને તો બી ના સમજીને પડે તો મને कॉल करजे। तो अभी हमें समझना है कि 1 फैराडे कैपेसिटेंस क्यों बड़ा यूनिट है और वो फिजिकली वो क्यों पॉसिबल नहीं है, उसका प्रूफ ले रहे हैं। तो हमने अभी डिराइव किया फार्मूला C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, जिसमें C 1 ले लिया है एज अ 1 फैराडे। एप्सिलॉन 0 हमें पता है, हमें कितना बड़ा प्लेट लेना है वो फाइंड करना है। और आगे ही हमने बताया कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेनी होती है दो प्लेट के बीच की, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी होती है। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तभी पॉसिबल होगी जब D बहुत छोटा होगा, तो मतलब दो प्लेट के बीच की गैप बहुत छोटी होगी तभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल हो सकता है। नहीं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बैंड हो जाती है, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो हमने बहुत छोटा कंसीडर कर लिया एज अ यूनिटी, लेट अस से 1 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर तो बहुत बड़ा बोला जाता है। तो 1 सेंटीमीटर जितना गैप रखा हुआ है दो प्लेट के बीच में,
तो इसको सिंप्लीफाई करो तो एरिया कितना मिलेगा? तो एरिया हमें मिल रहा है, ये सामने गया और ये नीचे आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 8.854 विथ 10⁻⁻12। तो पूरा सिंप्लीफाई करने से ये बन रहा है 0.11299 विथ 10⁻10। अगर डेसिमल पॉइंट अगर मैं रिमूव करूँ तो ये कितना बन जाता है? सी, इसको मैं 11 पॉइंट समथिंग लिख देता हूँ। तो हमें पता है डेसिमल पॉइंट में इस साइड शिफ्ट करने से नेगेटिव बनता है और इस साइड शिफ्ट करने से पॉजिटिव बनता है। हमने इस साइड शिफ्ट किया हुआ है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड। तो ये बन गया 8। इसको अप्रोक्सीमेटली 10 बोल सकता हूँ। 11 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स मैं 10 ले लेता हूँ। तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 10⁻9 बनता है, इतना मीटर स्क्वायर। हमें पता है 10⁻5 दैट इज़ 1 लाख। 10⁻5 दैट इज़ 1 लाख। तो ये तो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। फिजिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसको किलोमीटर में देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली ये इतना बड़ा बनता है, दैट इज़ 30 नियर अबाउट 10 किलोमीटर्स और 100 किलोमीटर। इतना बड़ा पॉसिबल नहीं है, विच इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम मोस्ट प्रोबेबली कैपेसिटेंस का जो यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ माइक्रो फैराडे, पिको फैराडे और नैनो फैराडे। अब एक छोटा सा ऐसा एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं कि अगर प्लेट का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 1 मिलीमीटर है, मिली मतलब 10⁻³ देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस? तो C इक्वल टू, अभी हमने सिखाया एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। एप्सिलॉन 0 8.854 इंटू 10⁻12। ए हमने लिया हुआ है 1 एंड ये हो गया -3। तो दैट इज 8.854 इंटू 10⁻12 प्लस 3 मतलब -9। तो मतलब ये बन गया 8.854 नैनो फैराडे, क्योंकि हमें पता है 10⁻⁻9 मतलब नैनो। तो ये जो अभी हमने सीखा, जिसमें एक है कि वाई 1 फैराडे इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल, और दूसरा हमने अगर कोई हमारे पास प्लेट का एरिया एंड डिस्टेंस अवेलेबल है मतलब सेपरेशन, तो कैपेसिटेंस कैसे फाइंड किया जाता है। अब नेक्स्ट आगे ये थियरी कौन सा है? ये थियरी वैसे तो मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, ये रहा। क्या है थियरी का नाम? कि अगर दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाता है तो उसका कैपेसिटेंस कितना बनता है। बट इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है विथ प्रॉपर थियरी। तो अगर सेपरेट क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पूरा लिखो, बट अगर सेपरेट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो इसके अंदर मैंने जो बताया उस तरह से ऐड कर दो। सेपरेट क्वेश्चन दैट मीन्स इस तरह से पूछेंगे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, obtain their formula for the capacitance as well as dielectric constant। तो पूरी थियरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट अस से वी हैव अ 2 लार्ज प्लेट, दो प्लेट है
उसका एरिया है ए, दोनों के बीच का सेपरेशन है डी, दोनों प्लेट पे चार्ज कितना है, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, so there is corresponding charge density is plus sigma and minus sigma. अभी दोनों के बीच में क्या है, फ्री स्पेस, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई जीरो। ये ई जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ फ्री स्पेस। दैट मीन्स इन द वैक्यूम। तो उसका पोटेंशियल भी हमें पता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दैट सेपरेशन। तो कैपेसिटेंस भी हमें पता है, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द वोल्टेज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। तो सबकी वैल्यू प्लेस करो तो सी जीरो बनता है, क्यू की जगह डाल दिया क्यू बाई ए, ई जीरो इंटू डी, ई जीरो की जगह डालेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। यहाँ क्यू बाई ए की जगह खाली सिग्मा रखोगे चलेगा। तो दैट सिग्मा, कुछ मिस्टेक हुआ, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, तो क्यू इक्वल टू होता है सिग्मा ए। मैं क्यू बाई ए लिख रहा था बाय मिस्टेक। तो सी जीरो बनता है सिग्मा इंटू ए, और नीचे वाला वी जीरो वो क्या है, ई जीरो इंटू डी। तो सिग्मा ए और नीचे ई जीरो की जगह डालो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, मतलब प्रीवियस थियरी है उसको फिर से लिखना है, एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। ये पूरा थियरी प्रीवियस क्वेश्चन में से कॉपी कर लो तो भी चलेगा, एक्चुअल थियरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेट अस इंसर्ट वन डाइलेक्ट्रिक between the plate and that occupy fully, मतलब वो जितना रीजन है उतना ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। मतलब कि इस तरह से है कि ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, प्लेट नंबर वन, प्लेट नंबर टू, जिसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों के बीच वाला ये जो पोर्शन है, जितना सेपरेशन है उतना डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट कर दिया है। तो आगे जब थियरी चल रही थी तब हमने बताया था कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर ड्यू टू दैट पोल ऑल द डाइपोल्स, उसके अंदर खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, उसके अंदर खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है जो एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज ऑन द प्लेट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट all the polar molecules, that is E0। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने सब्सट्रैक्शन किया हुआ है। बस यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है।
ड्यू टू दिस चार्ज डेंसिटी, ये प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, इसकी फील्ड इस तरह से होगी। ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज E0, एंड दूसरा एक इस तरह से भी दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, दैट इज ड्यू टू मोलिक्यूल्स, पोलर मोलिक्यूल्स, which is EP. So what is the resultant electric field? The resultant electric field is E0 minus EP. जिसमें यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिसकी डेंसिटी, खुद की डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा पी। तो ये भी एक तरह का प्लेट ही है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन जीरो, और बाहर से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। So what is the total resultant electric field? It is sigma by sigma minus sigma 0 by sigma minus sigma p by epsilon 0. हमारा टारगेट है पोटेंशियल निकालना है और पोटेंशियल के बाद कैपेसिटेंस निकालना है। तो पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू E इंटू डी, ई की वैल्यू डाल दो इंटू दैट डी। अब ये जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसकी डेंसिटी ये सिंपल प्लेट की चार्ज डेंसिटी से प्रोपोर्शनल रहता है। तो सिग्मा पी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, लाइक सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा पी। तो दोनों का डिफरेंस ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है, क्योंकि हमें पता है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, सो इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, दैट डिफरेंस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड होता है, दैट इज सिग्मा बाई के। ये स्टेप थोड़ा ऊपर से जाएगा, पर याद रखना जरूरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। जो भी कंफ्यूज हो रहा है सब छोड़ दो, खाली इतना याद रखो। अगर पढ़ना है तो बुक पढ़ो, 2 बुक ऑलरेडी मैंने आपको बोल के रखा हुआ है, एस एल अरोरा, HC वर्मा पढ़ोगे तो भी चलेगा, उसमें से भी मिल जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। So that means that sigma by sigma p equal to sigma by k, where k is the dielectric constant. तो इसकी जगह प्लेस कर दिया है सिग्मा बाई के। तो देयर नेक्स्ट स्टेप इज, यहाँ से आगे सिग्मा बाई के अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो वो बन गया सिग्मा बाय के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ये हो गया है पोटेंशियल। सिग्मा की जगह क्यू बाई ए डाल दो, इट इज क्यू बाई ए के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। तो ये अभी v मिला हुआ है। नाउ c इक्वल टू क्यू बाई वी, इट इज अ क्यू अपॉन v की वैल्यू डाल दो, क्यू डी अपॉन ए के एप्सिलॉन 0, दैट क्यू क्यू गेट कैंसिल, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज इन न्यूमरेटर, तो पहले k लिखता हूँ, फिर एप्सिलॉन 0 लिखता हूँ, फिर a लिखता हूँ और नीचे d।
तो अभी ये जो दिख रहा है दिस पोर्शन, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम when medium is considered as a vacuum. So finally we can say that C equal to K times of C0. मतलब कि अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम अंदर इंसर्ट कर रहे हो दो प्लेट के बीच में, तो जितना उसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट होगा उतना गुना हो जाएगा, उतना टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पिक्चर क्लियर होगा। लेट अस से वी हैव वन कैपेसिटर with capacitance 3 microfarad. Now with the same dimension, if we insert one dielectric medium with the value 2, तो अभी C0 की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोफैरड है। Now what is the value of C after inserting this dielectric medium with their constant 2? It is a K times of C0, that means 2 into 3 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बनता है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला बनता है, दोनों साइड वैल्यू डालो, C इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 है, सॉरी के C0, दोनों साइड कैपेसिटेंस की फॉर्मूला लगाओ। ये होगा जनरल है, मतलब एप्सिलॉन A बाई डी, और ये होगा एप्सिलॉन 0 A बाई डी, डी ए कैंसिल, तो एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 बनता है। तो के इक्वल टू क्या बन जाएगा, इट इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, वही लिख के दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एमसीक्यू के लिए ये पोर्शन ध्यान रखना है, ये वाला। कि जो रूल कैपेसिटेंस के लिए है वही रूल मीडियम की परमिटिविटी के लिए है, और वही रूल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। मतलब कि अगर मीडियम इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस के गुना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी के गुना होगा, और उसका मीडियम भी, परमिटिविटी भी के गुना हो जाएगा। आफ्टर इंसर्टिंग अ मीडियम, द कैपेसिटेंस इज बिकम्स के टाइम्स, as well as electric field is become k times, and that permittivity is also becomes k times. तो अगर आपको स्पेसिफिक थियरी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो तब जाके ये पूरा डिराइव करना है। पर अगर आपको इतना सिंपल पूछ रहे 3 मार्क क्वेश्चन में, डिराइव द इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आगे जो थियरी हमने सीखा पूरा कंप्लीट करो, मतलब ये, एंड इसके बाद अगर हम मीडियम इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, वो वाला पोर्शन ऐड कर दो। मैंने सेपरेटली लिख के दिया हुआ है क्या ऐड करना है, ये पेज भी मैं सेंड कर रहा हूँ। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे 10th स्टैंडर्ड में आपने 2 डेरिवेशन पढ़े हुए हैं, फॉर्मूला ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेम वे यहाँ पे बनता है। फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन, और उसके बाद हम लिखेंगे फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। So let us consider we
two capacitor with their capacitance values C1 and C2. तो दो कैपेसिटर लिया हुआ है जिसमें इसकी वैल्यू है C1 और उसी के साथ सीरीज में मैं दूसरा कनेक्ट कर रहा हूँ C2। जब 1 to 1 हैंड होता है, हैंड टू हैंड मतलब आपका एक हैंड दूसरे पर्सन के एक हैंड को पकड़ के रखा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। या तो पाइप का फ्लो, वाटर पाइप का जो कनेक्शन है उसको भी आप समझ सकते हो सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। ये एक पाइप ले लिया और ये दूसरा पाइप ले लिया। जब भी जो लोग सीरीज पैरेलल में कंफ्यूज होते हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अभी सीरीज है या पैरेलल है। अगर मैंने ये पाइप का एक एंड इसको डायरेक्टली इस तरह से कनेक्ट कर दिया है, तो जितना फ्लो यहाँ से होगा उतना ही फ्लो यहाँ से होगा और उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो ये 1 to 1 है, इसीलिए तो इसको बोला जाता है सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में होता क्या है, करंट सेम होता है। तो जितना चार्ज यहाँ से अंदर घुसेगा उतना ही चार्ज यहाँ से अंदर दूसरी पाइप में जाएगा, उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा। तो Q इज कांस्टेंट, मतलब सेम। करंट भी सेम होता है और Q भी क्या होता है, सेम। तो इसको बोला जाता है सीरीज कनेक्शन। दैट मीन्स व्हेन देयर इज अ 1 to 1 कनेक्शन देन इट इज कॉल्ड सीरीज। अगर दूसरा एक पाइप यहाँ से कनेक्ट करके मैं ले लूँ तो फ्लो सेम नहीं होगा, आधा यहाँ पे जाएगा और आधा यहाँ पे जाएगा। तो देन इट इज नॉट सीरीज कनेक्शन। तो ये दो कैपेसिटर लिए हुए हैं और ऐसा समझ लो दोनों को 20 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। As per the figure we have a two capacitance C1 and C2। तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होगा। सेम वे यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो ये प्लेट पे कितना होगा, माइनस क्यू। प्लेट की बात कर रहा हूँ, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि चार्ज तो सेम होगा। जो प्लेट होती है एक पे पॉजिटिव होता है और दूसरे पे ऑलवेज नेगेटिव होता है। कभी भी दो प्लेट सेम पोलैरिटी चार्ज वाली ले ली तो उसको मिक्स करने से कैपेसिटर नहीं बनता है। एक कंपलसरी पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कंपलसरी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो अभी क्या होगा, पहले का कैपेसिटेंस C1 उस पर Q चार्ज है और दूसरे का कैपेसिटेंस C2 उस पर भी Q ही होगा। वाई, बिकॉज ऑफ सीरीज कनेक्शन। पहले का पोटेंशियल है V1 और दूसरे का पोटेंशियल है V2। टोटल V है, तो टोटल वोल्टेज दैट इज इक्वल टू सम ऑफ दैट बोथ द वोल्टेज। आपने 10th में सीखा हुआ है सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज का समेशन होता है। अगर नहीं याद है तो याद कर लेना। एक टेबल बनाना, किसके किसके लिए, चार्ज, करंट एंड वोल्टेज। सीरीज में क्या होगा और पैरेलल में क्या होगा। तो सीरीज में करंट सेम होगा, ये भी सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा, मतलब उसका एडिशन करना है। पैरेलल में ये डिफरेंट होगा, मतलब उसका एडिशन। करंट भी डिफरेंट होगा, मतलब उसका एडिशन करना है। बट वोल्टेज क्या होगा, सेम। ये टेबल ध्यान रखना, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
as V equal to V1 plus V2, and we know that C equal to Q by V. So for first capacitor, C1 is equal to चार्ज तो सेम होगा पर वोल्टेज क्या हो गया V1, एंड सेम वे फॉर द सेकेंड कैपेसिटर C2 इज इक्वल टू चार्ज तो सेम होगा पर वोल्टेज क्या हो गया V2। ये दोनों से V1 एंड V2 की वैल्यू उठाओ, तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या बनेगी Q बाई C1, एंड यहाँ पे वैल्यू क्या होगा Q बाई C2। तो ये सभी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो। तो V इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। तो Q कॉमन निकालो, इट बिकम्स 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ये Q को नीचे ले लो, तो ये एक इक्वेशन बना हुआ है। लेट अस मेक दिस इक्वेशन नंबर 2, और इसको बोला हुआ है इक्वेशन नंबर 1। ये अलग काम है, ये स्टार्टिंग में इसका लिखा गया है। अगर ये जो है जो कॉम्बिनेशन है उसका टोटल कैपेसिटेंस अगर मैं C एज्यूम करता हूँ और ये फिगर को मैं अपडेट करूँ, જેવા ડેટા પૂરા થાય એટલે હું ડિસ્કનેક્ટ કરું, કોઈ એક જણ મને તરત કॉल કરજો। तो अगर ये कैपेसिटर का मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर C एज्यूम कर लूँ, इसकी अपडेटेड फिगर क्या होगी, ये जो है इसको हटाओ और उसकी जगह एक कैपेसिटर रख दो जो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेट अस से इट इज CS। अब चार्ज तो Q ही जाएगा, तो चार्ज Q, वोल्टेज V एंड कैपेसिटेंस CS। तो CS इज इक्वल टू क्या हो गया Q बाई V। अब ये जो 2 है 3 नंबर का इक्वेशन और 2 नंबर का इक्वेशन, तो देखो यहाँ पे Q बाई V है और यहाँ पे V बाई Q है, तो उल्टा करना पड़ेगा इसकी वैल्यू यहाँ पे रखने के लिए। तो इसको मुझे 1 अपॉन CS लिखना होगा। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द सीरीज कैपेसिटेंस। मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस को कंपेयर करूं तो क्या है, तो दो रेजिस्टेंस अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं तो तब उसकी वैल्यू बन रही है R1 प्लस R2। बट अगर दो कैपेसिटेंस को सीरीज में हम कनेक्ट कर रहे हैं तो तब उसका कैपेसिटेंस क्या बनता है 1 अपॉन CN प्लस 1 अपॉन C2। तो ये जो मैंने बताया दैट इज फॉर सीरीज कनेक्शन। तो पैरेलल में क्या होगा, तो फॉर द पैरेलल कनेक्शन their equivalent capacitance equivalent resistance is 1 upon R1 plus 1 upon R2। कैपेसिटेंस में पैरेलल अभी हम करेंगे नेक्स्ट।
C1 प्लस C2। तो ये क्या बता रहा है कि जो लॉजिक रेजिस्टेंस में सीरीज में लग रहा है वो लॉजिक कैपेसिटर के पैरेलल में लगेगा। मतलब रेजिस्टेंस में सीरीज कनेक्शन है तो एडिशन है, एंड कैपेसिटेंस में पैरेलल कनेक्शन है तो एडिशन होगा, एंड रेजिस्टेंस में पैरेलल कनेक्शन है तो इनवर्स एडिशन, रेसिप्रोकल एडिशन। तो सेम कैपेसिटर में भी सीरीज कनेक्शन है तो रेसिप्रोकल एडिशन। मतलब रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस में एक दूसरे से अपोजिट रूल लग रहा है सीरीज एंड पैरेलल के अंदर। तो ये तो हमने दो कैपेसिटर के लिए इक्वेशन डिराइव किया हुआ है। अब एक साथ ऐसा समझ लो देयर आर टोटल n कैपेसिटेंस, एंड हर एक का वोल्टेज V1 V2 अप टू Vn है। तो दो कैपेसिटेंस है तो इतना मिल रहा है, तो n कैपेसिटेंस होगा तो कितना मिलेगा, इतना। एंड याद हो तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता था सीरीज के अंदर, जो डिफरेंस था सीरीज पैरेलल का डिफरेंस, अगर आपने 10th में लर्न किया हुआ है तो जो डिफरेंस था डिफरेंस के अंदर लास्ट पॉइंट ऑलवेज लिखा जाता था। इन पैरेलल कनेक्शन a value of equivalent resistance is a smaller than smallest value of resistance। मतलब जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटी वैल्यू पैरेलल रेजिस्टेंस की होती है। सेम कैपेसिटर में भी ऐसा ही होगा। In the series connection, the value of total capacitance is smaller than the smallest value of capacitance। In series connection, the value of effective, that means series capacitance, is smaller than the smallest value of capacitor। मतलब जो सबसे छोटा कैपेसिटर होगा उससे भी छोटी वैल्यू सीरीज कनेक्शन की मिलेगी। एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेट अस से वी हैव 3 कैपेसिटर, their value is 9 microfarad। So what is the equivalent capacitor of this? 9 plus 9 plus 9 नहीं, एडिशन नहीं होगा, रेसिप्रोकल एडिशन होगा। इट इज 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, 3/9 मतलब 1/3। तो सी एस हो गया 3 माइक्रोफैराड। देखो जो सबसे छोटा है मतलब 9, तीनों सेम ही वैल्यू है, पर जो है उससे भी छोटी वैल्यू मिलेगी। तो इससे मैं एक और पॉइंट बना सकता हूं। इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू Cn इक्वल टू C, मतलब हर एक की वैल्यू सेम है, देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? इट इज C/n। मतलब जितने नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कनेक्ट किए हुए डिवाइडेड बाई n, उतने नंबर को डिवाइड करना है। यहाँ पे देखो 3 कैपेसिटर हैं तो कितना बनता है, डायरेक्ट लिखूँ तो 9/3 के हिसाब से 3। तो ये पॉइंट अंदर ऐड होगा, वो नहीं गिवन है तो हमने कर लिया। आज की लास्ट थियरी पैरेलल, देखते हैं टाइम रहता है तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले तो पैरेलल कनेक्शन क्या है? तो पैरेलल कनेक्शन मतलब ऐसे समझ लो ये वाटर टैंक है, उसमें से एक टैप निकल रहा है, और ये जो टैप है
उसका आउटनर इस तरह से है सेट किया गया जिसमें से एक साथ दो पाइप निकलती है। आगे गई पाइप, और दोनों पाइप को फिर से मैंने एक जॉइंट थ्रू फिर से कनेक्ट कर दिया है। तो देखो दोनों को जॉइंट किया है, पाइप का एक एंड जॉइंट किया हुआ है दोनों पाइप के एक एंड को, और दूसरी साइड भी दोनों पाइप के एंड को जॉइंट किया हुआ है। तो ये टाइप का जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। अगर मैं इसको हटा देता हूं देन इट इज नॉट पैरेलल कनेक्शन। खाली एक एंड कनेक्टेड होने से पैरेलल नहीं हो चलता है, दूसरा भी सेम पैरेलल कनेक्टेड होना चाहिए, तो ही उसको पैरेलल कनेक्शन बोला जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये कैपेसिटर लिया, उसके दोनों एंड को दूसरे कैपेसिटर के दोनों एंड के साथ कनेक्ट करना है, ये हुआ पैरेलल कनेक्शन। अगर इस तरह से कनेक्टेड है, ये है C1, ये है C2 और ये C3, तो C1 पैरेलल विथ C2 नहीं बोल सकते हैं। वाई? बिकॉज ये C3 बीच में आ रहा है, ये एंड सीधा अगर यहाँ पे कनेक्टेड है तो ही हम C1 C2 को पैरेलल बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपके फाइनल एग्जाम में पैरेलल या तो सीरीज कैपेसिटर वाला होगा और होगा ही। ऐसे छोटे छोटे वेटेज वाले क्वेश्चन करोगे ना तो भी 30 मार्क्स पे इजीली पहुंच पाओगे, बहुत इजी अगर टॉपिक वाइज खेलो तो। ये 30 मार्क्स मतलब 40 मार्क्स तक पहुंचना बहुत इजी है, बट दिस इज नॉट अवर टारगेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी V वोल्ट कनेक्ट किया हुआ है, तो लेटेस्ट से इसमें से Q जितना चार्ज निकल रहा है, ये Q जितना चार्ज हुआ उसमें से Q1 जितना यहाँ पे आ गया और Q2 जितना यहाँ पे आएगा। दोनों प्लेट अलग अलग है, उसकी वैल्यू अलग अलग है दोनों कैपेसिटर की, तो चार्ज भी अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर सेम कैपेसिटेंस रहता तो चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता, मतलब यहाँ पे भी C है और यहाँ पे भी C है, तो उस टाइम हम Q/2 यहाँ पे लिखते हैं और Q/2 यहाँ पे लिखते हैं। तो इन द पैरेलल कनेक्शन from this we can write total charge Q equal to sum of that both the charge. Now we know that C equal to Q by V, तो Q इक्वल टू क्या होगा? CV. So for the first capacitor Q1 equal to C1V, and for the second capacitor Q2 equal to C2V. Why? Because in the parallel connection voltage is same. वोल्टेज तो दोनों पे सेम रहता है, यहाँ पे भी V वोल्ट रहेगा और यहाँ पे भी V वोल्ट ही रहेगा। Now put that value, so we'll get C1V plus C2V. V कॉमन निकलेगा, it is C1 plus C2. So now that Q by V equal to C1 plus C2. Let us consider the equivalent capacitance of this connection is a CP. तो मतलब ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसको हटा के एक कैपेसिटेंस ले लूँगा, तो चार्ज अभी Q जा रहा है, वोल्टेज V है एंड कैपेसिटेंस CP है। तो यहाँ पे अगर मैं CP की वैल्यू बनाऊँ
तो सी पी क्या बनता है, क्यू बाई वी। पुट दिस इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे मैं लिख दूँ दैट सी पी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू। तो ये हमें फार्मूला मिल गया। अब अगर दो कैपेसिटर की जगह ऐसा समझ लो देयर आर टोटल एन कैपेसिटर्स, तो अगर एक साथ एन कैपेसिटर है then what is the total capacitance, that is C1 plus C2 up to Cn। अब एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू समझ लो 1 माइक्रोफैरड है, दूसरा कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड है, और तीसरा कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड है। इफ ऑल these three are connected in parallel, then what is the equivalent capacitance? It is simple addition, which is 6 माइक्रोफैरड है। तो ये क्या बता रहा है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी पैरेलल कनेक्शन है तो उसके ओवरऑल कैपेसिटेंस की वैल्यू जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा मिलेगा। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन पैरेलल, नहीं लिखा है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन पैरेलल इज लार्जर देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। मतलब ये जो है, जो नंबर है उससे भी बड़ा, तीनों कैपेसिटर उससे जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ी वैल्यू मिलेगी पैरेलल कनेक्शन के अंदर। ये तो अलग लॉजिक निकलता है। ये लॉजिक अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये पॉइंट। ये इसका ही लिखा है, टोटल कैपेसिटेंस दैट इज नथिंग बट एल्जेब्रिक समेशन ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। जैसे उसमें मैंने लिख के दिया हुआ था कि अगर हर एक कैपेसिटर की वैल्यू सेम है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C बाई एन बन रहा था। इफ देर आर एन कैपेसिटर, तो सेम वे अगर यहाँ पे एन कैपेसिटर कनेक्टेड है तो फॉर C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू Cn इक्वल टू C, मतलब हर एक कैपेसिटेंस की वैल्यू C है एंड देर आर टोटल एन कैपेसिटर, then what is the value of that parallel capacitance is n times of C। तो आज हमने कितना कंप्लीट किया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से स्टार्ट किया। आज 3 मेन इंपॉर्टेंट थियरी हमने कंप्लीट किए। एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला पूरा डिराइव किया, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी। अगर बीच की जो जगह है उसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो तब कैपेसिटेंस का वैल्यू बन जाता है K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 0 A बाई डी, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर 1 फैराडे बहुत होता है, बहुत बड़ा होता है उसका पूरा फिजिकल इंटरप्रिटेशन, कि क्यों वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। देन सिंपल डायमेंशंस अगर अवेलेबल है तो उससे कैपेसिटेंस कैसे मिलता है। फिर उसके स्पेसिफिक थियरी, अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो उसका ओवरऑल फार्मूला क्या बनता है। देन उसी को रेफरेंस लेके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन पढ़ा है। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 1। दूसरे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ द टोटल कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कनेक्शन, उसका बिहेवियर रहता है जस्ट लाइक पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस। एंड लास्ट थियरी हमने कंप्लीट की है, पैरेलल कनेक्शन ऑफ द कैपेसिटेंस।
जिसका बिहेवियर रहता है जस्ट लाइक अ सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। ये अब 2 या 3 थियरी बाकी है। वन इज द एनर्जी stored in the capacitor, that is 1 by 2 cv square और q square by 2 c और 1 by 2 cv, ये एक थियरी। दूसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस, एंड तीसरा कैपेसिटेंस ऑफ द स्पीयर, कैपेसिटेंस ऑफ द स्पीयरिकल सेल। ये 3 थियरी बाकी है, बाकी सब कंप्लीट हो गई। अभी क्लास लीव मत करना।